डॉक्टर शिवानी जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं और बहुत ही अच्छा खासा रुपये पैसा कमाया करती हैं। एक दिन उन्हें शाम को हॉस्पिटल से निकलने में थोड़ी देर हो जाती है किसी कारण से, और जैसे वो बाहर निकलती हैं तो वो एक भिखारी को देखती हैं जो कि विकलांग था और उसकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और वह भीख मांग रहा था। अब वैसे तो ये नॉर्मल सी बात थी, लेकिन यहाँ पर जो वह भिखारी था उसने अच्छे खासे कपड़े पहन रखे थे, मानो कि वो कहीं पर काम करता हो, और यह बात डॉक्टर शिवानी को खटक जाती है। इसके बाद जो डॉक्टर शिवानी होती है वहाँ से उस भिखारी के पास जाती है और उससे भीख मांगने का कारण पूछने लगती है। अब जो वह व्यक्ति था वह अपनी पूरी कहानी डॉक्टर शिवानी को हंसते हुए सुना देता है, और इस कहानी को सुनने के बाद डॉक्टर शिवानी फूट फूट कर रोने लगी थी। क्या था ऐसा उस कहानी में जिसे सुनने के बाद डॉक्टर शिवानी फूट फूट कर रोने लगी थी? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक रंजीत सिंह नाम का व्यक्ति रहा करता है। रंजीत जिसका एक बेटा है जिसका नाम है अभय जो कि अपनी वैसी पढ़ाई तो कर चुका है, लेकिन आगे की पढ़ाई करने के लिए उसने अपने बेटे को जापान भेज दिया है, क्योंकि रंजीत सिंह एक कंपनी में इंजीनियर है और अच्छे खासे रुपए पैसे कमाया करते हैं। तो अपने बेटे को अच्छी से अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, तो इसी वजह से उन्होंने उसे जापान भेज दिया है पढ़ाई करने के लिए। वहाँ पर तकरीबन 4 साल उसकी पढ़ाई होनी है, और पढ़ाई होने के बाद वह वापस से यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद जो रंजीत सिंह है वहाँ पर काम करता रहता है, और धीरे धीरे बेटे की पढ़ाई लिखाई भी कंप्लीट हो जाती है। परिवार के अंदर कैसी भी कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। बेटा वापस आ गया था, और तभी अचानक से एक दिन जहाँ पर रंजीत सिंह काम किया करते थे वहाँ पर एक हादसे की वजह से उनका एक पैर पूरी तरह से खराब हो जाता है, और डॉक्टर साहब उस पैर को निकाल देते हैं। अब इसके बाद जो रंजीत सिंह है वो पूरी तरह से विकलांग हो गया था, और काफ़ी दिनों तक उन्हें हॉस्पिटल में भी रहना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो कंपनी के मालिक होते हैं वो रंजीत सिंह को अच्छा खासा रुपया पैसा देते हैं मुआवजे के तौर पर। और उसके बाद जो रंजीत सिंह है उन पैसों से अपने लिए एक शोरूम खोलता है, जिसके अंदर वह कंप्यूटर सेल किया करता और कंप्यूटर के बहुत सारे काम उसके अंदर किया करता। उससे उसे इनकम भी अच्छी खासी होने लगती है, और कोई भी मेहनत बड़ा काम उसे नहीं मिलता है। अब रंजीत सिंह शोरूम पर अच्छा खासा पैसा कमाया करते और अपने बेटे की शादी की चिंता करने लगते हैं, क्योंकि बेटे ने पढ़ाई लिखाई तो कर ली है, अब उसके बाद उसे अपनी गृहस्थी बसानी है। तो इसी वजह से वह अपने बेटे के लिए एक लड़की ढूंढते हैं और उस लड़की से उसकी शादी करा देते हैं। अब शादी होने के बाद जो रंजीत सिंह का बेटा अभय है वह सोचने लगता है कि क्यों ना अब मुझे भी कोई ना कोई काम करना चाहिए, और इसी वजह से वो अपने माता पिता से काम करने के लिए कहने लगता है। अब जब माता पिता इस बात को सुनते हैं कि बेटा काम करना चाहता है, तो उन्हें भी इस बात की बड़ी खुशी होती है, और वह भी खुशी खुशी उसके काम के लिए हामी भर लेते हैं। उसके बाद बेटा अपने पिता से कहने लगता है कि पिताजी, काम करने के लिए मुझे पैसे चाहिए होंगे, और मैं चाहता हूं कि जापान में ही मैं कोई अपना काम करूं और वहीं पर मैं अपनी आगे की जिंदगी को बिताना चाहता हूं। इस बात को सुनकर पिता उससे कहने लगता है कि बेटा, हमने तुम्हें बड़े लाड़ चाव से पाला है और तुम हमें छोड़कर जाने की बात कर रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन तभी उनका बेटा कहता है कि नहीं पिताजी, मैं आपको छोड़कर जाने की बात नहीं कर रहा, दरअसल हम सब पूरा परिवार ही वहीं पर रहेंगे। अभी मैं जाकर काम को सेटल कर लेता हूँ, और जैसे ही मेरा काम सेटल हो जाएगा तो उसके बाद आपको बुला लूँगा। तो पिता कहने लगता है कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो मुझे भी इससे कोई भी आपत्ति नहीं है, और बताओ तुम्हारे काम के लिए कितने पैसे चाहिए। तो उसके बाद जो बेटा होता है वो उनसे कहने लगता है कि पिताजी, वहाँ पर काम करने के लिए कम से कम 25 से 30 लाख रुपए चाहिए होंगे। जो काम मेरी समझ में आ रहा है मैं उसको इतने रुपए में ही स्टार्ट कर सकता हूँ। अब इस बात को सुनकर जो रंजीत सिंह है वो बड़ा ही हैरान हो जाता है, और सोच विचार में पड़ जाता है कि वो इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करे, क्योंकि अभी अभी उसने अपने बेटे की शादी की थी, तो जितनी भी सेविंग्स उसके पास थी वो सारी तो खत्म ही हो गई थी। अब तो वो जैसे तैसे करके अपने घर का गुजारा कर रहा था। तो पिता बेटे से कहने लगता है कि बेटा, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं। तभी जो उनका बेटा अभय होता है वो उनसे कहने लगता है कि पिताजी, आपके पास काफ़ी सारे पैसे हैं, आप उस शोरूम को बेच दीजिए जिसमें आप काम किया करते हो, और इस घर का भी हम क्या करेंगे, क्योंकि कुछ दिनों ही तो आपको यहाँ पर रहना है, उतने दिन आप यहाँ पर रह लेना किसी किराए के घर में, और उसके बाद जब मेरा काम अच्छी तरह से सेटल हो जाएगा तो आप लोगों को भी मैं अपने साथ ले जाऊँगा। अब जब रंजीत सिंह इस बात को सुनता है तो उसे बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन फिर वो सोचने लगता है कि वैसे भी मेरे पास सब कुछ
इस बेटे का ही होना है, तो अगर ये बेटा कामयाब होना चाहता है और उसके लिए पैसे मांग रहा है तो इन पैसों का इंतजाम करने के लिए बेशक से मैं अपना घर बेच दूं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस बात को सोचकर रंजीत सिंह अपने बेटे की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है और 2 से 3 दिन के अंदर वह अपने उस कंप्यूटर के मॉल को भी बेच देता है और साथ में अपने घर को भी बेच देता है। अपने घर और मॉल को बेचने के बाद रंजीत सिंह के पास इतने पैसे हो गए थे कि जिन पैसों से उसका बेटा विदेश में रहकर अपना कारोबार कर सकता था। तो उसके बाद जो रंजीत सिंह होता है उन पैसों में से कुछ पैसों से किराए के लिए घर लेता है और उस घर का 1 साल का रेंट भर देता है। बाकी पैसों को वो अपने बेटे को दे देता है और खुशी खुशी उसे वहां से बिजनेस करने के लिए भेजता है और कहता है कि बेटा जल्दी से बिजनेस को सेटल कर लेना, क्योंकि यहां पर मैंने 1 साल का किराया तो इस घर का दे दिया है, लेकिन उसके बाद तुम्हें ही हमें संभालना होगा, क्योंकि मैं तो वैसे भी विकलांग हूं। इस मॉल से तो थोड़ा बहुत कमा लिया करता था, लेकिन अब फिलहाल मेरे पास कोई ऐसा जरिया नहीं है जिस जरिए से मैं कुछ कमा सकूं और कमा कर अपना गुजारा कर सकूं। तो बेटा कहता है कि पिताजी आप चिंता मत करो, लगभग 1 से 1.5 महीने में मेरा काम वहां पर सेटल हो जाएगा और उसके बाद मैं आपको वहीं पर बुला लूंगा। इसके बाद बेटा खुशी खुशी घर से विदा हो जाता है। माता पिता बेटा और बहू को विदा करते हैं और वो लोग यहाँ से जापान चले जाते हैं। लेकिन वहां पर जाने के बाद जो बेटा होता है वो एक बार भी अपने पिता को कांटेक्ट नहीं करता है और ना ही ये जानने की कोशिश करता है कि वो लोग किस हालत में हैं, और इस बात को देखकर माता पिता बड़े ही हैरान होते हैं। स्टार्टिंग में उनके पास 3 महीने तक का खर्चा था, लेकिन जैसे 3 महीने कंप्लीट होते हैं तो उनको पता चल जाता है कि उनके बेटे ने उन्हें धोखा दिया है और वो बिल्कुल भी उनसे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि जब भी वह अपनी तरफ से बेटे को कांटेक्ट करने की कोशिश करते तो बेटा उनके कॉल को नहीं उठाता है और ऐसे ही बजने दिया करता है। इस बात को देखकर रंजीत सिंह बड़ा ही परेशान होता है और यह बात जैसे ही अभय की मां यानी कि रंजीत सिंह जी की पत्नी को पता चलती है तो वो इस बात की बहुत ज्यादा टेंशन ले जाती हैं और टेंशन के कारण अचानक से उन्हें लकवा मार जाता है। अब पत्नी को लकवा मार गया था और पति विकलांग था, तो इसके बाद रंजीत सिंह जी जैसे तैसे अपनी पत्नी को एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं और वहां पर उनका छोटा मोटा ट्रीटमेंट करवाते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट होने के बाद डॉक्टर साहब कह देते हैं कि इनकी हालत ऐसी ही रहेगी, दवाइयां लंबी चलेंगी तो आप घर पर ले जाओ, वहीं पर इसका इलाज करवा लेना। इसके बाद जो रंजीत सिंह जी होते हैं अपनी पत्नी को अपने घर ले आते हैं और सोचने लगते हैं कि ऐसे तो समय व्यतीत नहीं होगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। यही सोचकर जो रंजीत सिंह जी होते हैं वह अपने लिए इधर उधर छोटा मोटा काम ढूंढने लगते हैं, क्योंकि पहले वो कंपनी में इंजीनियर के तौर पर काम किया करते थे। उनका एक पैर ही तो नहीं है, लेकिन हाथ उनके सलामत है और अपने हाथों से वो कुछ ना कुछ काम करके पैसे तो कमा ही सकते हैं। यही बात सोचकर रंजीत सिंह जी इधर उधर ढूंढने लगते हैं और ढूंढते ढूंढते उन्हें एक शॉपिंग मॉल के अंदर अपने लिए काम मिल जाता है, जहां का मालिक रंजीत सिंह को देखकर, उनकी उम्र को देखकर पहले तो उनसे मना करता है, लेकिन जब वो बताते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है, अगर आप मुझ पर दया करेंगे तो मेरा भी गुजारा हो जाएगा, तो मालिक रहम खाकर उन्हें वहां पर रख लेता है और रंजीत सिंह उस मॉल में 8,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से काम करने लगते हैं, जिसमें से 2,000 रुपए किराया उनके उस घर का चला जाता था जिस घर के अंदर वो रहा करते थे, और बाकी 6,000 रुपयों से वो अपनी पत्नी का इलाज और घर का खर्च उठा लिया करते थे। इसी तरह से वो अपना समय व्यतीत कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से एक दिन जब वो अपने काम पर जा रहे थे तो उन्हें उनका एक पुराना दोस्त बताता है कि यार जो हमारा दोस्त था ना, जो हमारे साथ स्कूल में पढ़ा करता था, उसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई है और साथ में उसके पिता भी मर चुके हैं। अब उनकी मां अकेली रह गई है जो कि अंधी है। अब इस बात को सुनकर रंजीत सिंह एकदम से फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि वो दोस्त उसके लिए बड़ा ही खास था। दरअसल ये जो दोस्त था जिसके बारे में वो व्यक्ति बात कर रहा था वो उसके बचपन का दोस्त था, जो उसके साथ स्कूल में पढ़ा करता था, और रंजीत के माता पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी। तो उसके बाद जो उसका वो बचपन वाला दोस्त था उसकी मां उसे अपने पास रखती है और अपने पास ही रखकर पाल पोस कर बड़ा करती है, और जब रंजीत सिंह की शादी हो जाती है तो उसके बाद उसे ऐसे ही रहने के लिए छोड़ देती है और कहती है कि बेटा अब तू अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत कर। तो इसके बाद रंजीत सिंह इस बात को सुनकर भागा दौड़ा अपने दोस्त के घर पर जाता है, जहां पर उसके दोस्त की वो मां, जिसे वो अपनी मां से भी बढ़कर समझा करता है, क्योंकि उसके जीवन में उसका बहुत ही ज्यादा महत्व था। वो अपने बेटे और अपने पति की मौत के गम में फूट फूट कर रोए जा रही थी, और जैसे रंजीत वहां पर पहुंचता है तो वह एकदम से रंजीत के गले लिपट लिपट कर रोने लगती है और कहती है कि बेटा देखो ये क्या हो गया, तेरा भाई और तेरे पिता तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। इसके बाद रंजीत भी अपनी मां के गले लिपट कर फूट फूट कर रोने लगता है, और उसके बाद जो रंजीत होता है वह उस बुजुर्ग मां को जो अंधी है उसे अपने साथ लेकर अपने घर आ जाता है। यहाँ पर रंजीत की पत्नी को भी पता था कि ये कौन है,
है और इनका कितना बड़ा महत्व है हमारी लाइफ में। तो इसी वजह से वो भी उनका आदर करना तो चाहती हैं, लेकिन बीमारी की वजह से वो उठ नहीं सकती। और जब रंजीत की अंधी माँ को ये पता चलता है कि इस तरह से इसकी पत्नी को लकवा मार गया है तो वो बड़ी ही परेशान होती है। जब रंजीत के बारे में पूरी बातें उसे पता चलती हैं कि रंजीत खुद विकलांग है और उसकी पत्नी को लकवा मार चुका है और मैं बीमार को भी अपने पास ले आया है, तो उसके बाद वो कहने लगती है कि बेटा तू ऐसा कर, मुझे वहीं पर छोड़ दे, मैं तो जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर लूंगी, तू अपने परिवार को पाल। लेकिन रंजीत अपनी माँ से कहता है कि माँ तुम चिंता किस लिए कर रही हो, तेरा बेटा अभी जिंदा है और मेरा एक ही पैर तो कटा है, मैंने हिम्मत नहीं हारी है और मैं अपनी माँ की जैसे भी करके देखभाल कर दूंगा। तभी माँ कहने लगती कि बेटा मेरे को बीपी और शुगर की बीमारी है तो उनकी दवाइयाँ आया करती हैं और मेरा काफ़ी सारा खर्चा हो जाएगा, तू मुझे वहीं पर छोड़ दे। लेकिन रंजीत साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि माँ तेरा एक ही बेटा तो गया है इस दुनिया से, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ और तू कैसी भी चिंता मत कर। इसके बाद जो रंजीत होता है वहीं पर अपने पास उस बुजुर्ग माँ को भी रखने लगता है और वह सोचने लगता है कि अब माँ का गुजारा कैसे कैसे होगा, क्योंकि इनकी दवाइयों का खर्चा फालतू है और इसी वजह से वह थोड़ा सा परेशान रहने लगता है। पूरे दिन भर वह इसी बारे में सोचता है कि माँ की दवाइयों के लिए क्या किया जाए। तभी अचानक से उसकी नज़र जिस मॉल में वो था, मॉल के गेट पर खड़े हुए एक भिखारी की तरफ जाती है। जो भिखारी वहाँ पर आने जाने वाले लोगों से पैसे मांग रहा था और उस भिखारी को पैसे मांगते हुए देखकर रंजीत के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह सोचने लगता है कि क्यों ना मैं भी भीख मांगूं, भीख मांग के कम से कम मेरी माँ के लिए दवाइयों का इंतजाम तो हो ही जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मालिक से भी उसने बात की थी, लेकिन मालिक ने उसके पैसे बढ़ाने से साफ साफ मना कर दिया था। इसके बाद जो रंजीत होता है यही धारता है कि वह भीख मांगेगा और भीख मांगकर अपनी उस माँ की देखभाल करेगा जिस माँ ने बचपन में उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। इसके बाद रंजीत का जैसी ड्यूटी का समय खत्म होता तो उसके बाद लगभग 2 घंटे तक वह भीख मांगता और कुछ पैसे जमा कर लिया करता, जिन पैसों को ले जाकर वह एक मेडिकल स्टोर पर देता है और वहां से अपनी अंधी माँ के लिए कुछ दवाइयां ले लिया करता है। उसका प्रोसीजर इसी तरह से चल रहा था और जहां पर वह भीख मांगा करता था उसके ही साइड में एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, जिस हॉस्पिटल के अंदर एक शिवानी नाम की महिला डॉक्टर थी जो कि काफ़ी अच्छी बड़ी सर्जन थी और उसके पास रुपए पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं थी। एक दिन रंजीत जैसे भीख मांग रहा था तो उसी दौरान वो डॉक्टर साहिबा हॉस्पिटल से बाहर निकलती हैं, क्योंकि आज उन्हें किसी कारण से लेट हो गया था। और जैसे वो बाहर निकलती हैं तो वह देखती हैं कि हॉस्पिटल के बाहर एक व्यक्ति जिसने अच्छे खासे कपड़े पहन रखे हैं और वह भीख मांग रहा है। इसके बाद शिवानी से नहीं रहा जाता और वह उससे उसके बारे में पूछने लगती है। तो जो रंजीत होता है अपनी ये पूरी कहानी हंसते हंसते डॉक्टर शिवानी को बता देता है और इस कहानी को सुनने के बाद डॉक्टर शिवानी फूट फूट कर रोने लगती है। तभी रंजीत उसे रोने से मना करता है और कहता है कि बेटी रोने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जिंदगी ऐसी है, न जाने कब हमें कैसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे, किसी को कुछ भी नहीं पता। जिस बेटे के लिए अपना वो घर भी बेच दिया जो घर एक इकलौता सहारा था, उस बेटे ने मुड़कर आज तक हमें नहीं देखा है। ऐसा कहकर जो रंजीत होता है आगे की तरफ चलने लगता है, लेकिन तभी जो डॉक्टर शिवानी होती है वो उन्हें रोकती हैं। रंजीत डॉक्टर शिवानी की आवाज़ सुनकर रुक जाता है और रुकने के बाद मुड़कर उनसे पूछने लगता है कि हाँ बेटी क्या कहना चाहती हो। तो वो कहती है कि बाबा आपकी कहानी सुनकर मुझे बड़ा ही बुरा लगा और मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, अगर आप चाहें तो रंजीत मना करने लगता है, कहता है कि नहीं बेटा मैं अपनी मदद खुद से करना चाहता हूँ, चाहे मुझे भीख ही क्यों ना मांगनी पड़े, लेकिन मैं किसी दूसरे के ऊपर असर तो नहीं रह सकता। तभी जो डॉक्टर शिवानी होती है वो कहने लगती है कि इस तरह से मदद नहीं, दरअसल मेरे माता पिता नहीं है और मैंने बचपन से माता पिता का प्यार नहीं देखा है। मैं एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी और वहीं से मेहनत करके आज इस मुकाम तक पहुंची हूँ। मेरा पति भी है, मेरे बच्चे भी हैं, लेकिन माता पिता का प्यार मैंने नहीं देखा है। तो क्या आप लोग मेरे साथ रह सकते हो? मैं आपको अपने माता पिता की तरह घर में रखना चाहती हूँ। अब इस बात को सुनकर रंजीत पहले तो मना करता है, लेकिन जब डॉक्टर शिवानी बार बार इस बात के लिए आग्रह करती हैं तो वो भी मान जाता है। और उसके बाद डॉक्टर शिवानी रंजीत की पत्नी और उसकी माँ यानी कि जो उसके दोस्त की माँ अंधी थी, उन सभी को अपने घर में ले जाती है और अपने घर में रखने लगती है। जब शिवानी के पति को यह बात पता चलती है कि इस तरह से वो बुजुर्ग व्यक्तियों को अपने पास ले आई है, तो उसे भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि वह भी अनाथ आश्रम में पला बड़ा था और उसे भी पता है कि माता पिता का प्यार क्या होता है और वह भी इस चीज को महसूस करना चाहता है। उसके बाद शिवानी और शिवानी का पति उनकी अच्छे से देखभाल करते हैं और घर के अंदर अच्छी तरह से उन्हें रखा करते हैं। शिवानी अच्छे से रंजीत की पत्नी का भी इलाज कराती है और उस बूढ़ी माँ की भी दवाइयों की पूर्ति किया करती है। वहां पर उनसे कह देती है कि आपको किसी भी चीज की परेशानी लेने की जरूरत नहीं है और आज के बाद आप बिल्कुल भी बाहर नहीं जाओगे
आवे काम करने के लिए। इसके बाद रंजीत वहां पर आराम से रहने लगता है, अपनी माँ के साथ भी और अपनी पत्नी के साथ भी। इधर जो रंजीत का बेटा अभय होता है, जो विदेश में बिजनेस करने के लिए गया था, उसके बिजनेस में बहुत ज्यादा घाटा आने लगता है और इस घाटे के चलते उन्हें विदेश से वापस इंडिया में लौटना पड़ता है। अब वो इंडिया में तो आ गए थे, लेकिन यहाँ पर उनका कुछ भी नहीं था जिस पर आकर वो अपना समय व्यतीत कर सके और वह इधर उधर भटकने लगते हैं। भटकते भटकते अचानक से जो अभय होता है, उसे अपना एक पड़ोसी मिलता है जो उसे उसके पिता के बारे में बताता है कि उसका पिता एक आलीशान बंगले में रहा करता है और रुपए पैसों को उसके पास कोई भी दिक्कत नहीं है। इस बात को सुनकर जो अभय होता है, यह बात अपनी पत्नी से करता है और जब उसकी पत्नी यह बात सुनती है तो कहने लगती है कि हम लोगों की भी हालत खराब है, तो क्यों ना हम तुम्हारे पिता से मदद मांगने के लिए चले। इसके बाद अभय भी इस बात के लिए एग्री हो जाता है और दोनों पति पत्नी बेशर्मों की तरह उस बंगले पर पहुंच जाते हैं जहां पर उसके माता पिता रहा करते थे। वहां पर जाने के बाद वॉचमैन से अपने पिता का नाम लेकर उन्हें बुलाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि उनसे कह दो कि तुम्हारा बेटा आया है। सुबह सुबह की बात थी। जैसे ही वॉचमैन अंदर जाकर बताता है रंजीत को कि तुम्हारा बेटा अभय आया है और वो कह रहा है कि पिताजी को बाहर बुला दो। इस बात को सुनकर रंजीत को बड़ा ही गुस्सा आता है। वहीं पर शिवानी भी खड़ी हुई थी, तो शिवानी इस बात को सुनकर चुपचाप रह जाती है, वो इस बारे में कुछ भी नहीं कहती है। इसके बाद जो रंजीत होता है, वॉचमैन से कहता है कि उसे गेट पर ही खड़ा रहने देना, मैं आ रहा हूं, उससे कह देना कि अंदर घुसने की कोई भी जरूरत नहीं है। शिवानी इस बात को सुनकर बहुत कुछ सोचने लगती है और फिलहाल वह रंजीत के पीछे पीछे बाहर की तरफ जाने लगती है। जैसे रंजीत गेट पर पहुंचता है तो वहां पर उसके बेटा बहू फटे हालत में खड़े हुए थे और वह उससे कहने लगते हैं कि पिताजी हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और हमें भी अपने साथ रख लो क्योंकि हमारी जिंदगी बुरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। रंजीत जैसे गेट पर जाता है तो गेट पर जाते ही उन्हें धुतकार कर वहां से भगाने लगता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हारा कोई पिताजी नहीं हूं, मेरी तो एक ही बेटी है जिसके साथ मैं यहां पर रहा करता हूं और जो हमारी अच्छे से देखभाल किया करती है। लगता है तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई है और तुम लोग यहां से चले जाओ। इसके बाद रंजीत का बेटा वहीं पर फूट फूट कर रोने लगता है और जो रंजीत होता है वहां से घर के अंदर जाने लगता है। इस बात को शिवानी वहीं पर खड़ा होकर देखने लगती है और वह रंजीत के साथ पीछे पीछे अंदर जाती है। रंजीत के चेहरे पर मायूसी आ गई थी। तभी जो शिवानी है उसके कंधे पर हाथ धरती है और कहती है कि बाबूजी अगर आप चाहते हो तो मैं इन्हें भी अपने साथ रख सकती हूँ, अगर आप कहो तो मैं इन्हें अपने साथ रख लेती हूँ। लेकिन तभी रंजीत जो अभी तक मायूस था वह एकदम से रोने लगता है और गुस्से भरी आवाज में कहने लगता है कि नहीं बेटी, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, जो कुछ भी इनके साथ हुआ है वो इनकी करनी का फल है और ये ऊपर वाले का न्याय है, इसको कंप्लीट हो लेने दो। ऐसा कहकर रंजीत मायूस होकर अंदर चला जाता है। अंदर जाकर रंजीत अपनी पत्नी को अपने बेटे के बारे में बताता है कि इस तरह से बहू के साथ आया था और काफी बुरी हालत में है और मैंने तो उससे कह दिया कि मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं और तुम कौन हो मुझे नहीं पता है। तो इसके बाद उसकी पत्नी भी कहती है कि सही किया तुमने, उसकी वजह से ही तो आज हमारी जिंदगी इतनी खराब हो गई है और वो हमारा बेटा कहलाने के लायक ही नहीं है, वो एक कलंक है जिस कलंक को मैंने अपनी कोख से जन्म दिया है। ऐसा कहकर रंजीत की पत्नी भी रोने लगती है, इधर रंजीत भी रोने लगता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।